गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। Morning, sir. हाँ, गुड मॉर्निंग। एम Good आई morning, ऑडिबल? sir. Good morning, sir. Yes. Audible. All of you able to listen me? Yes, Yes, sir. sir. You're audible. Yes, sir. Yes, sir. Good morning. So, महक प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो ऑन करो। जैसे आप वॉइस ऑन करते हो ना, वैसे वीडियो ऑन करो, जरा कैमरा ऑन करो। Yes. देयर आर ऑप्शन। हाँ, माइक ऑन का ऑप्शन होता है, वीडियो ऑन का ऑप्शन होता है। वीडियो ऑन करिए ऑल ऑफ यू, ऑल द स्टूडेंट्स ऑन योर वीडियोज। हाँ, नुकुल गुड, महक गुड मॉर्निंग, अर्पिता गुजर गुड मॉर्निंग, आरुष कुंभारे गुड मॉर्निंग बेटा। यस, भार्गव अवंडे, अरे गुड। जरा Yes, sir. भार्गव Good morning. अरे तेरे बाल कैसे हो गए? Sir, बड़े हो गए. बड़े हो गए, अरे वाह, वेरी गुड भार्गव। एंड यू आर सिटिंग वेयर, ऑन ए बेड और किसी बेंच डेस्क पे बैठा है? Sir, on bed. ओके, तन्मय गोखरे, वेयर आर यू? स्विच ऑन योर वीडियो। Sir. हाँ, स्विच ऑन योर वीडियो। Sir, 1 second. My screen is little bit. हाँ, संस्कृति, अस्मी मंथावार, योगेश्वरी, वीडियो ऑन करो भाई, वीडियो ऑन करो। हाँ, वांट टू सी। ओके, आसमी मंथावार, नाइस बैकग्राउंड बेटा। ये चिड़िया तुमने पेंटिंग करके बनाई है या कुछ है? इज इट ए स्टिकर और यू पेंटेड इट? नाउ वॉइस इज नॉट कमिंग। They're coming. हाँ, इज इट पेंटिंग और स्टिकर? इज इट ए पेंटिंग और स्टिकर आसमी? चलिए, पेंटिंग ठीक है। ओके, सो गुरुत्व साल्वे, वेयर इज गुरुत्व साल्वे? Good morning, sir. हाँ, स्विच ऑन योर वीडियो। sir. So first we'll see Sanskriti. Okay, good morning Sanskriti. Gurutva Salve. Good morning, sir. हाँ, Yes, sir. switch on your video. Okay Sanskriti, you can switch off now. Gurutva Salve. हाँ, good morning Guru. Yes, sir. I am. You. हाँ हाँ, ठीक है। Good morning, sir. Okay. Now, so we are. Shall we start where we have left it yesterday? Yes, ठीक है? हाँ। Yes, sir. अरे बाप रे, अनुष्का रॉय की जो आवाज है ना, बड़ी जोरदार है, तुरंत डर लगने लगता है। Well, so would all of you be able to see this? Yes, sir. Okay, Yes, sir. good. So yesterday we have completed up to this section. Okay, कल हम इस सेक्शन तक कंप्लीट कर चुके थे, and the section was that it was related to the problems in permanent settlement system. ठीक है, हमने जो लास्ट सेक्शन डिस्कस किया था, in that last section we discussed the problems in permanent settlement system. अब permanent settlement system was mainly introduced in the province of Bengal. बंगाल प्रोविंस में ब्रिटिशर्स ने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, अब हुआ क्या कि उस सिस्टम में जो कमियां थी, जो परेशानियां थी, उन परेशानियों से सबक लेकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने
बाकी के जो इलाके थे उन इलाकों में नया सिस्टम डेवलप किया। ठीक है, सो व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम वेर इंट्रोड्यूस इन रिमेनिंग पार्ट, बाकी के वो इलाके जहां पर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम नहीं था, वहां परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम से सबक लेकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, दूसरा रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, सो ये हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। अ न्यू सिस्टम इज डिवाइस्ड। ठीक है, ओके, सो बाय द अर्ली 19th century many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed। ठीक है, सो अर्ली 19th century आते आते, ठीक है, जो मैक्सिमम कंपनी ऑफिशियल्स थे, एक कन्विंस मतलब उनको इस बात का भरोसा हो गया था कि जो सिस्टम ऑफ रेवेन्यू है उसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सो दे कन्विंस दैट द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू हैड टू बी चेंज्ड अगेन। ठीक, सो हाउ कुड रेवेन्यूज बी फिक्स्ड परमानेंटली at a time when the company needed more money to meet its expenses of administration and trade। ठीक है, so how could revenues be fixed permanently? उनका सीधा मानना था कि रेवेन्यू को परमानेंट फिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि हमारे जो एक्सपेंसेस है, हमारे जो खर्चे हैं, ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंसेस, खर्चा है ना, एक्सपेंसेस मतलब, एक्सपेंसेस मतलब खर्चा। खर्चा। ठीक है, तो उनका सीधा मानना था कि जब हमारा खर्चा, एक्सपेंसेस रेगुलरली बढ़ रहे हैं तो हम रेवेन्यू को फिक्स नहीं रख सकते। गॉट इट? सो जो नए नए प्रोविंसेस ब्रिटिशर्स के कब्जे में आए, वहां पर उन्होंने दूसरे सिस्टम इंट्रोड्यूस किए, जैसे इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी। ठीक है, जो बंगाल प्रेसिडेंसी था उसका जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, अब नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस मतलब आज का जो उत्तर प्रदेश का इलाका है। ठीक है, सो प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश के एरिया में एन इंग्लिशमैन कॉल्ड हॉल्ट मैकेंजी, एक इंग्लिश ऑफिसर थे हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, he devised the new system which came into effect in 1822। तो हॉल्ट मैकेंजी ने आज का जो उत्तर प्रदेश का एरिया है वहां पर एक नया रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जो 1822 में आया। He felt that the village was an important social institution in North Indian society and needed to be preserved। अब उसका क्या मानना था कि नॉर्थ इंडियन सोसाइटी यानी नॉर्थ इंडिया में किसका इंपॉर्टेंस है, विलेज का बहुत इंपॉर्टेंस है। यानी पर्सन्स के बजाय, किसी एक व्यक्ति के बजाय हमें पूरे के पूरे विलेज पर क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। इसलिए उसने क्या किया, अंडर हिज डायरेक्शंस, डायरेक्शन मतलब उसके गाइडेंस में, कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज। कलेक्टर्स जो थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो थे, वो अपने बाकी के ऑफिशियल्स के साथ में अलग अलग गांव में जाते थे, इंस्पेक्टिंग द लैंड, मेजरिंग द फील्ड एंड रिकॉर्डिंग द कस्टम्स एंड राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, तो उसने जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उनको गाइडेंस दिया कि आप एक एक गांव में जाइए, गांव की जमीनों को देखिए, वहां के जो फील्ड है, खेतों का मेजरमेंट लीजिए, उस मेजरमेंट के हिसाब से, ठीक है, क्या कीजिए, टैक्स
डिसाइड कीजिए। और इसी के साथ साथ, ठीक है, गांव में अलग अलग लोगों के क्या रीति रिवाज हैं, किसको कितनी जमीन पर अधिकार है, गांव का जमीनों का सिस्टम क्या है, इन सब चीजों का क्या रखना है, रिकॉर्डिंग रखना है। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Now, Yes, sir. so the estimated revenue of each plot within a village was added up to calculate the revenue that each village or mahal had to pay. The estimated revenue of each plot. तो कलेक्टर्स क्या गए, गांव में गए, उस गांव में रहने वाले जितने लोग थे उनका जो टोटल एग्रीकल्चरल लैंड था, खेती की जमीन थी, उसको नापा, मेजरमेंट किया, मेजरमेंट के हिसाब से टैक्स बनाया, ठीक है, और सारे के सारे जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड थे हर एक लैंड का टैक्स ऐड कर दिया तो क्या मिल गया, द रेवेन्यू दैट ईच विलेज हैज टू पे। यानी गांव में यदि 50 लोग रहते हैं तो 50 लोगों की जमीनों को अलग अलग मेजरमेंट किया, 50 खेतों का रेवेन्यू अलग अलग डिसाइड किया और उसको ऐड कर दिया तो किसका रेवेन्यू आ गया, इट केम द रेवेन्यू ऑफ विलेज। ठीक है, अभी जो लोकल लैंग्वेज थी, विच लैंग्वेज बेटा, लोकल लैंग्वेज। सो इन लोकल लैंग्वेज ओके, विलेजेस वेर कॉल्ड एज महाल। जो वहां की लोकल लैंग्वेज थी उस लोकल लैंग्वेज में विलेजेस को क्या कहा जाता था, महाल कहा जाता था। इसलिए उस सिस्टम को क्या बोला गया, महालवारी सिस्टम बोला गया। ठीक, नाउ दिस डिमांड, यहाँ डिमांड का मतलब रेवेन्यू, दिस रेवेन्यू डिमांड was to be revised periodically, not permanently fixed। इस इलाके में जो रेवेन्यू है उसे परमानेंटली फिक्स नहीं किया गया बल्कि रिवाइज पीरियोडिकली, हर 5 साल में उस रेवेन्यू डिमांड को रिवाइज किया जाता था। रिवाइज का मतलब उसमें चेंजेस होंगे। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट to the company was given to the village headman rather than the जमींदार। ठीक, दूसरा क्या किया, महालवारी सिस्टम में रेवेन्यू कलेक्शन का चार्ज, यानी रेवेन्यू कलेक्शन की जो जिम्मेदारी है वो किसको दी गई, विलेज हेडमैन, गांव के मुखिया को दी गई। तो रेवेन्यू कलेक्शन कौन करेगा, विलेज हेडमैन करेगा, और विलेज हेडमैन ही वो रेवेन्यू किसको पे करेगा, कंपनी को पे करेगा। ठीक है, तो यहां पर किसका रोल नहीं था, जमींदार का कोई खास रोल नहीं था। दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज द महलवारी सेटलमेंट। इसलिए इस सिस्टम को क्या नाम दिया गया, what name was given to this system, Mahalwari settlement. Mahalwari settlement. Mahal settlement. My voice is coming properly to each and everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, got it बेटा, in the British territory। ठीक है, अब इसी तरीके से साउथ इंडिया में, where in South India a different type of system was introduced। ठीक है, so in the British territory in the south there was a similar move away from the idea of permanent settlement system। तो साउथ इंडिया में इसी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक दूसरा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जो किससे डिफरेंट था, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम से डिफरेंट। ठीक है, नाउ दिस न्यू सिस्टम दैट वाज डिवाइज्ड केम टू बी नोन
एज अ रैयतवार और रैयतवारी सिस्टम। ये जो नया सिस्टम, न्यू सिस्टम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साउथ इंडियन टेरिटरी, साउथ इंडियन मतलब मद्रास, ओके, आंध्र प्रदेश, केरला, इस इलाके में, तो साउथ इंडिया के इलाके में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नया रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया एंड दिस सिस्टम वाज नोन एज रैयतवारी सिस्टम। इस सिस्टम को क्या कहते हैं? रैयतवारी। Now, so it was tried on a small scale. It was tried on a, कौन है? It was tried on a small scale by Captain Alexander Reed in some of the areas that were taken over by the company after the wars with Tipu Sultan. So it was tried, tried मतलब प्रयास किया गया, ठीक है बेटा। ये किसी का माइक ऑन है और घर के पीछे की आवाज आ रही है, स्विच ऑफ द माइक। So it was tried on a small scale by Captain Alexander Reed, ठीक है। एक ब्रिटिश कैप्टन थे अलेक्जेंडर रीड, उन्होंने, स्मॉल स्केल का मतलब होता है कुछ गांव में, थोड़े से गांव में उन्होंने इस रैयतवारी सिस्टम को प्रयास किया, ठीक है। दिस सिस्टम वाज क्वाइट सक्सेसफुल। ये जो सिस्टम था वो अच्छा खासा सक्सेसफुल हुआ, ओके। तो सब्सिक्वेंटली द सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो एंड दिस सिस्टम वाज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर साउथ इंडिया, ठीक है। सो जो मद्रास प्रोविंस की जो गवर्नर थे, मद्रास प्रोविंस की जो गवर्नर थे थॉमस मुनरो, उन्होंने कैप्टन अलेक्जेंडर रीड का जो सिस्टम था उसी को और डेवलप किया, उसी में और चेंजेस किए एंड नाउ दिस सिस्टम वाज एक्सटेंडेड ऑल ओवर साउथ इंडिया। अब उस सिस्टम को पूरे साउथ इंडिया में क्या किया, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो ये सिस्टम किस प्रकार बनाया गया, ठीक है। सो रीड एंड मुनरो फेल्ट दैट इन द साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार, ठीक है। अब साउथ इंडिया में रैयतवारी सिस्टम डिफरेंट क्यों था, है ना। साउथ इंडिया में ये रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम डिफरेंट क्यों बना, उसका रीजन क्या था कि दे फेल्ट दैट इन द साउथ इंडिया देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार। उनकी जो स्टडी थी, है ना, जो कैप्टन रीड थे और थॉमस मुनरो थे, उन्होंने साउथ इंडिया के जो पूरा इलाका था उसको डिस्कस किया, उसके बारे में स्टडी करी, ओके। सो व्हाट दे फेल्ट दैट देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में बहुत पुराने जमाने से ही जमींदार टाइप का कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। सो दे आर्ग्यू दैट the settlement had to be made directly with the cultivator, okay, who had tilled the land for generation. तो जो कैप्टन रीड थे और थॉमस मुनरो थे, दोनों ने इस बात को स्टडी किया कि साउथ इंडिया में बहुत पुराने समय से ही जमींदार, ट्रेडिशनल जमींदार नहीं है। इसलिए उन्होंने ये माना कि जो रेवेन्यू सेटलमेंट है कि लगान कैसे वसूला जाए, तो लगान वसूलने के लिए जमींदार की जरूरत नहीं है, किसी पटेल की या विलेज हेडमैन की जरूरत नहीं है, बल्कि कंपनी को क्या करना चाहिए, डायरेक्टली कल्टीवेटर्स मतलब किसानों से ही लगान वसूल करने का सिस्टम बनाना चाहिए, ठीक है। अब जो लोकल लैंग्वेज थी, कौन सी लैंग्वेज बेटा, लोकल लैंग्वेज, है ना। तो जो साउथ इंडिया की लोकल लैंग्वेज थी
उसमें कल्टीवेटर्स मतलब खेती करना वाला, कल्टीवेटर्स मतलब खेती करने वाले, ठीक है। तो साउथ इंडिया में कल्टीवेटर्स यानी फार्मर्स को क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता था? रैयत। रैयत मतलब किसान, ठीक है। यानी कुल मिला रैयत मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैयत? किसान। सो साउथ, हाँ, सो वहां पर किसान मतलब रैयत, इसलिए वो जो सिस्टम था उस सिस्टम को क्या नाम दिया गया? रैयतवारी सिस्टम। ओके, सो मुनरो ने और रीड ने क्या बोला कि साउथ इंडिया में ट्रेडिशनल जमींदार नहीं होते हैं, इसलिए टैक्स कलेक्शन का जो सिस्टम है वो हमें डायरेक्टली किसके साथ बनाना पड़ेगा? रैयत मतलब किसानों के साथ बनाना पड़ेगा। ओके, तो देयर फील्ड्स हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वेड बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट वाज मेड, ठीक है। तो उन्होंने ये माना कि देयर फील्ड्स हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वेड, उनके जो खेत हैं, किसानों के जो खेत हैं, उन्हें सावधानी पूर्वक सर्वे करेंगे और उस सर्वे के बेस पर उनका रेवेन्यू फिक्स किया जाएगा, ठीक है। मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश should act as paternal father figure protecting the रैयत under their charge, ठीक है। सो मुनरो क्या मानता था कि जो ब्रिटिश हैं उन्हें पैटर्नल फादर मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो रैयत मतलब किसानों की क्या करें? देखभाल करें। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसी जमींदार या विलेज हेडमैन के बजाय क्या करना चाहिए? किसानों से डायरेक्ट डील करना चाहिए। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, So, sir. Yes, sir. the next section is all was not well. अभी इस all was not well वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन में हम क्या डिस्कस करेंगे? छोटी सी चीज है, हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम से सबक लेकर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की गलतियों से सबक लेकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दो नए रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम बनाए। एक रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम क्या था? महालवारी सिस्टम, और दूसरा रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम क्या था? रैयतवारी सिस्टम। तो इस सेक्शन में हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे कि महलवारी सिस्टम और रैयतवारी सिस्टम में क्या कमियां थी, यानी ऑल वाज नॉट वेल। ऑल वाज नॉट वेल मतलब महलवारी सिस्टम और रैयतवारी सिस्टम दोनों में सब कुछ ठीक नहीं था, यहां पर भी कुछ समस्याएं थी, यहां पर भी बहुत कुछ गड़बड़ चल रही थी। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, so Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. now, within a few years after the new system were imposed, it was clear that all was not well with them, ठीक है। यानी जब ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किए उनके फ्यू इयर्स यानी कुछ सालों के बाद में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बात धीरे धीरे पता चल गई कि इन सिस्टम में ऑल वाज नॉट वेल, सब कुछ अच्छा नहीं है, यानी इन सिस्टम्स में भी क्या थी? बहुत सारी कमियां थी। तो वो कमियां कौन कौन सी थी? पहली कमी क्या थी? ड्रिवन बाय द डिजायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड
revenue officials fixed too high a revenue demand. So driven by the desire to increase the income from land, जमीन से, है ना, बहुत ज्यादा इनकम अर्न करने के इच्छा से, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे, रेवेन्यू ऑफिशियल्स, वो ये चाहते थे कि जमीनों से क्या किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लगान इकट्ठा किया जा सके। इसलिए उन्होंने महलवारी सिस्टम में और रैयतवारी सिस्टम में जो रेवेन्यू है ना, जो लगान फिक्स करना शुरू किया, वो बहुत ज्यादा था। इतना ज्यादा लगान था कि peasants were unable to pay. Rayyat fled the countryside and villages became deserted in many regions. तो जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने लगान इतना ज्यादा ऑलरेडी फिक्स कर दिया कि वो लगान जो था वो किसान पे नहीं कर पा रहे। तो peasants were unable to pay. किसान उस लगान को पे नहीं कर पा रहे थे, इसलिए they fled the countryside. किसानों ने गांवों को छोड़कर इधर उधर भागना शुरू कर दिया। And villages became deserted in many regions. बहुत सारे इलाकों में गांव के गांव खाली हो गए। अब ये लोग गए कहाँ? सवाल ये है कि ये फार्मर्स गए कहाँ? So these peasants and rayyat fled to the other parts of the country where still the local Indian kings or rulers were ruling. ठीक है? तो ये जो peasants और farmers थे, ये लोग कहाँ गए? ठीक है? तो ये लोग देश के उन इलाकों में चले गए जहां पर अभी भी पुराने राजा महाराजा क्या कर रहे थे, अपने अपने किंगडम्स में राज कर रहे थे। एंड इन दोज एरियाज, उन इलाकों में खेतीबाड़ी की जमीन भी काफी अवेलेबल थी, लगान भी। हाँ, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? यस बेटा, someone has spoke out, so do you have any problem? Would you like to ask any question? No, sir. Okay. No, sir. So optimistic officials had imagined that the new system would transform the peasant into rich enterprising farmers, but this did not happen. जो ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल्स थे, है ना, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे, उन्होंने ये इमेजिन किया था कि ये नया सिस्टम इंट्रोड्यूस होने से पीजेंट्स जो हैं, किसान जो हैं, वो रिच एंटरप्राइजिंग फार्मर्स, ठीक है, यानी इस नए सिस्टम के इंट्रोड्यूस होने से किसान जो हैं वो क्या करेंगे, किसान और मेहनत करेंगे, ज्यादा से ज्यादा फसल पैदा करेंगे। परंतु उस जमाने का जो पीजेंट था वो जरूरत से ज्यादा रिस्क और मेहनत नहीं करना चाहता था, ठीक है, इसलिए वो सिर्फ उतनी ही फसल पैदा करता था, उतनी ही मेहनत करता था जितने में उसका पेट पल जाए, जितने में उसकी घर गृहस्थी चल जाए। इसलिए उसने क्या किया, उसने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। ओके, so these were the three problems, ये तीन समस्याएं हैं which which were there under the new systems। यहां तक हो गई बात? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Clear. Yes, 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 sir. Now listen. Now listen. So yes, sir. before proceeding to the new topic, and just a 1 minute interaction with everyone. So dear students, I have already sent the notes, question and answer
ऑफ जियोग्राफी चैप्टर सेकंड। मैंने जियोग्राफी चैप्टर सेकंड के क्वेश्चन आंसर भेज दिए हैं, ठीक है। Yes, sir. Night only completed. Yes. So Sir, all completed. of you, Sir, in morning we completed. please complete the notes, those who have not completed. Yes, sir, completed. Okay, and Okay, listen one more. Don't send me the notes, question and answers for each and every chapter. मुझे एक एक चैप्टर के नोट्स एक साथ मत भेजना, ठीक है। जब कुछ दिनों में स्कूल ओपन हो जाएंगे, मैं खुद नोट्स बुलवा लूंगा और चेक करूंगा, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, so now let us proceed to the next topic. Now the next topic is crops for Europe. जो हमारा अगला टॉपिक है, it is titled with crops for Europe. अब ये जो टाइटल है हमारा crops for Europe है ना, इस टाइटल में बेसिकली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इसमें हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और बाद में जब 1857 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में अपना रूल एस्टैब्लिश कर लिया, तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में उस प्रकार की क्रॉप्स को, उस प्रकार की फसलों को एनकरेज किया जिन फसलों की ब्रिटिशर्स को क्या थी, अपनी फैक्ट्रीज के लिए या अपने बिजनेस के लिए जरूरत थी। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. the British realized that the countryside could not only yield revenue, it could also grow the crops that Europe required. तो ब्रिटिशर्स को ये बात समझ में आ गई थी कि कंट्री साइड मतलब विलेजेस, रूरल एरियाज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्री साइड? Rural areas. रूरल एरिया। Rural areas. Rural areas. रूरल एरियाज मतलब Villages. Villages. Village side. रूरल एरियाज क्या होंगे? विलेजेस। तो ब्रिटिशर्स रियलाइज मतलब ये बात समझ में आ गई थी, तो ब्रिटिशर्स को ये बात समझ में आ गई थी कि रूरल एरियाज यानी गांव से ना सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सकता है, बल्कि इन गांवों से हम उन फसलों को, उन क्रॉप्स को भी ग्रो करवा सकते हैं विच द यूरोप रिक्वायर्ड, यानी ऐसी फसलें हम ग्रो करवाएं गांव में जिसकी हमें यूरोप में जरूरत है। यानी हम इंडिया से ना सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करें, बल्कि इस प्रकार की फसलें भी इंडिया में ग्रो होना चाहिए जो हम कहां पर बेच सकें? यूरोपियन कंट्रीज में बेच सकें, ठीक है। ओके, सो बाय द लेट 18th century the company was trying its best to expand the cultivation of opium and indigo. इसलिए 18th century के बाद से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करना शुरू किया? इंडिया में ओपियम और इंडिगो का कल्टीवेशन डेवलप करवाना शुरू किया, ठीक है। इन द सेंचुरी एंड half that followed, the British persuaded or forced cultivators in various parts of India to produce other crops, ठीक है। और इसके बाद में ब्रिटिशर्स ने कल्टीवेटर्स मतलब किसानों को हिंदुस्तान के अलग अलग एरियाज में
किसानों को इस बात के लिए मजबूर किया कि वो उस प्रकार की फसलें पैदा करें जिसकी कहां पर जरूरत है, ब्रिटिशर्स को अपने बिजनेस एक्टिविटीज के लिए जरूरत है। ओके, सो दे एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ जूट इन बंगाल। इसलिए उन्होंने बंगाल में किसका प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू किया? जूट का। देन दे एनकरेज द टी प्रोडक्शन इन आसाम, देन sugarcane production in United Provinces, that is Uttar Pradesh, wheat production in Punjab, cotton in Maharashtra and Punjab, and rice in Madras। ठीक है, तो अलग अलग क्रॉप्स जो हैं ब्रिटिशर्स ने इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में ग्रो करने के लिए फार्मर्स को फोर्स किया, फार्मर्स को मजबूर किया। ठीक, नाउ हाउ वाज दिस डन? ये किया कैसे? सो द ब्रिटिश यूज्ड ए वैरायटी ऑफ मेथड्स टू एक्सपैंड द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स दैट दे नीडेड। ठीक है, सो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स को जिन क्रॉप्स की जरूरत थी उन क्रॉप्स के कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिटिशर्स ने अलग अलग तरीके कंट्री के अलग अलग एरियाज में यूज किए। ठीक है, सो लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट द स्टोरी ऑफ वन सच क्रॉप, वन सच मेथड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सो अभी हम इस चैप्टर में सिर्फ एक सिंगल क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे कि उस एक सिंगल क्रॉप का प्रोडक्शन ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से डेवलप करवाया। ठीक है, सो वो जो सिंगल क्रॉप है जिसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, व्हाट इज दैट क्रॉप? द नेम ऑफ द क्रॉप इज Indigo. इंडिगो। इंडिगो को हिंदी में बोलते हैं नील। नील मालूम है क्या होता है? Yes, sir. कपड़ों को Yes, sir. No, बेटा sir. कपड़ों को व्हाइट इंडिगो यूज करते हैं जब कपड़े धोते हैं, जो व्हाइट शर्ट वगैरह होता है, व्हाइट शर्ट में शाइनिंग लाने के लिए। हाँ, Yes, sir. दैट इज व्हाट इंडिगो। ठीक है, सो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो करवाई, उसमें से एक क्रॉप, कौन सी क्रॉप? इंडिगो, मतलब नील की स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so it is 9:21 right now. Okay, so just give me 1 second so that I would be able to see the video if possible. Just a minute. हाँ, 1 मिनट रुकना। Yes, sir. Just a minute. I think I lost it. Okay, so beta, I will bring the video on that one. Okay, later on. ठीक है? Okay. Okay, sir. Okay, We are sir. winding up this session because वो वीडियो अभी ऑनलाइन YouTube पे डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है,
सो मैं वो वीडियोस घर से लेकर के आऊंगा, ठीक है? सो वी आर बाइंडिंग अप द सेशन हियर ऑन दिस स्टूडेंट्स। Thank you, Thank sir. you. Oh my God. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. आर्यन, बोल। बात क्यों नहीं करता मुझसे? मुझे क्या पता। वो उससे पूछना, वो है ना इसमें। अरे वो लॉग आउट करके लॉग इन करके छोड़ दिया होगा, शाम को पूछूंगा। तू आ रही मत। गौरी बात सुन। मैं गौरी से उससे पूछ लेना कि वीडियो कॉल करूँ क्या? रहने दे, करूँ क्या? कुछ नहीं होने वाला वीडियो। ठीक है।